अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 48 स्टार्ट करते हैं। ये मेहंदी स्पेशल पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेहंदी थी जिसके लिए खान हवेली और शाह हवेली को दुल्हनों की तरह सजा दिया गया था। जबकि दोनों खानदानों के मर्द हजरात के लिए बेहराम ने डेरे पर इंतजाम किए थे। उसका कहना था कि गाँव की औरतें भी आ जा रही हैं हवेली, तो मर्दान खाने के दरवाजे भी हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानब खोल देने चाहिए और मर्दों के लिए डेरा ठीक रहेगा, जिस पर किसी को कोई इतराज नहीं था। और यहाँ खान हवेली में अकीदत और हुरिया सुबह से गन चक्कर बनी हुई थी। वो दोनों बुलाई बुलाई सी कभी किचन में होती, कभी बाहर लॉन में और कभी मेहमानों को देख रही थी, जबकि आंखें तो चारों तरफ अपने सर फिरे हानों को ढूंढ रहे थे, जो कि इतने दिनों से हवेली से गायब थे। पहले तो हुरिया आयसान की मैंने ये नजरों से बच जाने पर काफी खुश थी, मगर अब इतने दिन हो गए थे उसे देखे हुए कि दिल बुरी तरह से बेचैन हो रहा था। वो इस दिन सुबह बिन बताया गया था और अभी तक वापस नहीं आया था और ना ही कोई राता किया था। हुरिया ने दिल के हाथों मजबूर होकर कॉल की थी, जिसे काट कर आयशा ने मैसेज किया था कि वो मेहंदी वाले दिन आ जाएगा, जिसका हुरिया ने गुस्से में जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। और आज मेहंदी का दिन भी आ गया था। सब मेहमान आ गए थे, अगर नहीं आए थे तो वो दोनों नहीं आए थे। गोल्डन रंग की बड़ी थाल में गुलाब के फूलों की पत्तियां रखकर उन पर दिए रखते हुए हुरिया ने थकी थकी सी सांस लेते हुए एक नजर मोबाइल की स्क्रीन को देखा था, मगर वहां कोई मैसेज या कॉल ना देखकर आंखों में दर्द नमी आई। को बड़ी मुश्किल से बामुश्किल पीछे धकेला था। जबकि किचन में दाल होती हुई मुबीन बेगम ने खामोश नजर से हुरिया शाह के सोगवार हुस्न को देखते हुए सर झटका था। उनका शादी में शिरकत करने का कोई इरादा ना था, मगर आइस खान ने उनके लिए ड्राइवर और गार्ड्स भेज दिए थे और मुबीन बेगम को मैसेज करके हवेली आने का कहा था। न आने की सूरत में वह नाराजगी का कहकर उन्हें मजबूर कर चुका था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और फिर शाह हवेली से भी वो लोग मेहंदी लेकर पहुंचने वाले होंगे। मुबीन बेगम ने डरने वाले अंदाज में कहा तो हुरिया ने हैरत से उन्हें देखा था, मगर कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुराकर सर अस्बाब में हिलाती हुई वो थाल मुलाजमा के हवाले कर चुके थे। मैं बस जा ही रही थी, बाकी सब काम हो गया है, आप एक बार देखकर तसल्ली कर लीजिएगा। किचन में इतनी निगाह दौड़ाते हुए नरम लहजे में कहा तो मुबीन बेगम ने सर अस्बाब में हिलाया तो हुरिया ने कदम बाहर की जानब बढ़ाए। बड़ी बीबी जी, वो सरदार आगे हैं, कमरे की तरफ गए हैं। स्टोर रूम से सामान निकलवाती हुई अकीदत को मुलाजमा ने बताया तो अकीदत के दिल ने बेसाता बीट मिस की थी। उदास चेहरे पर पल में दुनिया जहां के रंग खिले थे। अच्छा सुनो, ये चीनी और शक्कर वगैरह डिब्बों में डालकर ध्यान से ले जाना, पानी वगैरह ना गिरने देना, और बाकी जब भी मसाले वगैरह इस्तेमाल होने हैं एक दिन के इस्तेमाल के हिसाब से निकालना। किचन में पहले जगह नहीं तो ऐसे बिखेरा रहेगा। जरूरत का सामान निकाल कर ले जाना और जब किसी और चीज की जरूरत हो तब रशीदा के साथ आकर यहाँ से निकाल लेना। चाबी मुलाजमा के हवाले करते हदायत देते हुए कहा और एक नजर सब सामान पर डालकर तसल्ली करते हुए वो झटके से पलटते हुए तेज कदमों से अपने कमरे की जानब बढ़ी थे। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए गहरी सांस लेते खुद पर काबू पाया था। धकता करते दिल को बामुश्किल संभालते हुए दरवाजा खोलते अकीदत कमरे में दाखिल हुई तो नजरें बेड के बीचों बीच औंधे मुंह पाँव जमीन पर लटकाए नेवी ब्लू सलूट ज़दा शलवार कुर्ता पहने हुए सरकार खान के वजूद पर गए तो दिल ने बेसाता बीट मिस की थी। दरवाजा बंद करते हुए छोटे छोटे कदम लेती हुई वो बेड के दाएं जानब सरगम खान के कदमों के करीब आकर बैठे थे। कुछ पल खामोश नजर से सरगम खान को देखते नजरें गन्ने वालों से सिर रखते हुए सरगम खान के दाएं हाथ पर आकर रुके थे। आगे को सिरकते हुए हाथ बढ़ाकर सरगम खान के हाथ की रगों पर उंगली फेरी तो सरगम खान के वजूद में जन्मिश पैदा हुई। इतने दिन कहाँ थे हान? वह पर दड़े हुए सरगम खान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उंगलियों में उंगलियां उलझाते हुए सख्त लहजे में इस्तफसार किया, मगर लाख शब्द करते भी वो अपने लहजे में घुलती नमी को महसूस करके अकीदत ने शादी से होंठ पीछे थे। बेसुकूनी में कमरे की खामोश फिजा में सरगम खान की नींद में डूबी आवाज गूंजी तो अकीदत ने आगे बढ़ते हुए अपना सर सरगम खान की पूछ से टकाया था और अब उनका किनारा दांतों दबाए सरगोशीनुमा लहजे में कहा, जबकि कमरे में फैली खामोशी में घड़ी की टिक टिक की आवाज अकीदत शाह को बुरी तरह से चुभने लगी। वजूद का पूर्ण सरगम खान जवाब के लिए बेचैन हुआ था। सुकून में जिंदगी के बहुत करीब ठहरे लहजे में जवाब देते हुए बाएं हाथ को पीछे ले जाकर अकीदत की कमर पर रखते हुए नरमी से करवट बदली। हाथ बढ़ाकर तकिया सर के नीचे करते हुए समंदर सी नीली आंखों में नरमी लिए हुए खुद पर झुकी हुई अकीदत शाह को देखते हुए दाया हाथ बढ़ाकर नरमी से गाल को छुआ था। काटन के सादा प्रिंटेड सूट पहने हुए बालू का रफ जोड़ा बनाए हुए चेहरे पर लाइट मेकअप किए हुए और सबस नगीनों जैसी आंखों में शिकवा लिए वो सरगम खान को अपनी रूह में उतरते हुए महसूस हुए थे। अन्नाबी होंठों पर अफसुदा मुस्कुराहट सजाए गाल पर दरवे हाथ को सिरकाते हुए अकीदत के बालों को कान के पीछे रासा था। हान, तुम ठीक हो? जरगाम खान की गहरी नीली आंखों में जाते हुए नरम लहजे में इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर सर असबात में हिलाया। बिल्कुल ठीक नहीं भी था तो अब हो। जरगाम खान के जवाब पर अकीदत ने खामोश नजर से उसको देखा था, फिर गहरी सांस लेते वो उठकर बैठी थी। अगर ठीक हो और बिल्कुल ठीक हो तो ये भी याद होगा कि आज घर में मेहंदी है।
आप जनाब इतने दिन बाद घर तशरीफ लेकर आए हैं तो आप कमरे से निकलने की जहमत करके इंतजामात देख लें। इंतजामात के साथ अपने बेटे को भी देख लें, जो अपने लाले के हवेली न आने का वजह से मुंह फैलाए डेरे पर बैठा हुआ है और तैयार होने से भी मना कर चुका है। इस वक्त वो जरगाम माँ से उस रात के हवाले से कोई सवाल नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि उस दिन वहाँ जरगाम ही था, मगर वो ये भी जानती थी कि वो सब सुनने के बाद वो किसी तकलीफ से गुजरा होगा, किस अजियत से गुजरा होगा कि अपनी तकलीफ को छुपाने की खातिर वो इतने दिन से हवेली नहीं आया था। और अब वो कोई भी इस तरह की बात नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी जान को कोई तकलीफ हो। इसलिए वो इन बातों को नजरअंदाज करते हुए जरगाम खान को घूरते हुए अरगमान खान के बारे में बताने लगी तो कमरे की फिजा में जरगाम खान का दिलकश मदम क्या का गुंजा था। तो बेटे की माँ भी तो यहाँ मौजूद थी ना, एक बेटा नहीं संभाल सकती अकीदत जरगाम खान, जब इतने छोटे छोटे बेटों को संभालना पड़ेगा तो क्या बनेगा। दोनों हाथ गन्ने बाल में फेरते हुए उठकर बैठते हुए शोह लहजे में कहा तो अकीदत ने घुड़कर जरगाम खान को देखा था। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है जरगाम, फिलहाल छेड़ो मत मुझे, उठकर तैयार हो जाओ और जाकर उसे भी मनाओ। दांत कुछ कुचाक कर कहते हुए वो भी बेड से नीचे उतरती कि जरगाम खान ने हाथ बढ़ाए अकीदत के बाएं बाजू को थामते हुए खुद की तरफ झटका दे गया कि वो बुरी तरह जरगाम खान के सीने से टकराई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है और मेरी नीयत, और रही बात छेड़ने की तो उसका तो खान के पास पूरा हक है और जब चाहे जैसे मर्जी छेड़ सके, लेकिन फिलहाल तुम ऐसे करीब आकर मुझे मत छेड़ो वरना बहुत कुछ खराब हो सकता है। दाएं हाथ अकीदत के सर के पीछे रखते हुए लहजे में सरगोशी करते हुए नाक को गाल से प्रेस करते हुए गर्दन में चेहरा छुपाते हुए गहरी सांस पड़कर अकीदत के वजूद से उठती हुई खुशबू को अपनी सांसों में उतारा था। जबकि जरगाम के पल में शोहा होने पर अकीदत ने गुलाबी पड़ते हुए घूरकर जरगाम के झुके सर को देखा था। उफ, क्या अजीब पीस है मेरी वाला, मुझे पागल करके छोड़ेगा। समझ नहीं आ रही कि दिल की उदासी पर उसे प्यार जताऊं या इस बिलावजह के शोहेपन पर मुंह तोड़ दूं। उस बार झुके हुए जरगामा को देखते दिल ही दिल में कहते हुए आंखें मीच कर खुद पर जब्त किया था, जरगाम तुम हटोगे या मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूं। अच्छा लगोगे तुम शादी पर अपना सूजा हुआ चेहरा छुपाते फिरो। दोनों कानों से थामकर जरगाम को पीछे करने की कोशिश करते हुए एक एक लफ्ज छुपाकर कहा तो जरगाम ने गर्दन से चेहरा निकालते हुए घुड़कर अकीदत को देखा था। फिर सर झटकते हुए पीछे होते हुए बेड से उतरा तो अकीदत ने भी नीचे उतर कर कदम कबड़ के जन्म बढ़ाए थे। जरगाम के पहनने के लिए कपड़े निकाल कर बेड पर रखे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जरगाम की जान, बातों से थाम कर वो अपने नाम करते हुए लहजे में संजीदगी लेकर तो अकीदत ने खामोश नजर से जरगाम खान को देखा था। अच्छी बात है तुमने मिस किया, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो हान, मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहती, मुझसे नहीं होता। मेरे लिए तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी गुजारना बहुत तकलीफ दे है। मुझे आइंदा कभी भी इंतजार की अजियत से ना गुजारना। मैं इस अजियत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जरगाम, मुझे तुम अपने पास चाहिए हो हमेशा। आइंदा अगर तुम मुझे ऐसे छोड़कर गए तो याद रखना कि अकीदत जरगाम खान हूँ मैं, बहुत बुरा बदला लूंगी तुमसे। उंगली उठाए साथ लहजे में तनबिया किया तो जरगाम खान ने खामोश नजर से देखते हुए सर को इस बात में हिलाया था। फिर 2 कदम के फासले को सिमटते हुए नरमी से अकीदत के माथे को छुआ था। मेरी जान नहीं जाऊंगा, नरम लहजे में कहते हुए बाहों में समेटा था कि अपनी गर्दन पर दांतों के साथ दबाव को महसूस करते हुए जरगाम ने साथी से होंठ पीछे थे। अब मुझे सब ठीक लग रहा है मेरा सुकून, अब तुम फ्रेश हो सकते हो। पीछे होते हुए जरगाम की गर्दन पर दांतों के निशान पर उंगली फेरते हुए मुस्कुराकर कहा तो जरगाम ने नफी में साड़ी लाते हुए कदम वॉशरूम की जानिब बढ़ाए थे। चेहरे पर सर ताजा सजाए वो शाह हवेली के दाएं जानिब बने हुए हिस्से की तरफ आया था, जहां इस वक्त सिबका और निदा बेगम रहायश पजीर थे। जिस कदर शाह हवेली में इस वक्त गहमा गहमी थी, इस कदर ही हवेली के इस हिस्से में सकूत तारी था। बिलाशा को यहाँ मोची बुरी तरह से चुभी थी। अजीब पागल लड़की है, पहले शादी के लिए मरी जा रही थी और अब शादी हो रही है तो बेगम साहिबा के मजाज ही नहीं मिल रहे। इर्द गिर्द निगाह दुराते हुए हड़बड़ा कर बोलते हुए गर्दन तिरछी करते हुए मुलाजमों को सामान रखने का इशारा किया। क्या अजीब इंसान था ना, किस कदर अनजान बन रहा था। सब कुछ तो जानता था कि शादी के लिए नहीं, जिस शख्स से शादी होनी थी उस शख्स के लिए मरी जा रही थी। वो अपने रवैये से अब उसे ही मारती ही तो रहा था। दिल की आवाज को बुरी तरह से नजरअंदाज करते हुए तेज कदमों से सिबका शाह के कमरे की तरफ बढ़ा था। सन्नी शाह के बाबा कहने पर मजबूर होता हुआ वो सिबका के लिए अब नई शॉपिंग कर चुका था और आज सुबह ही उसे पता चला कि सिबका ने मेहंदी की रस्म में शामिल होने से मना कर दिया है। नीता बेगम का कहना था कि वो अपने बाबा को याद करके उदास है, इसी वजह से उन्होंने जिद नहीं की। सम्मान वो मुलाजमा के हाथ भेजने का इरादा रहता था। सिबका के इनकार को सुनता वो खुद देने आ गया था। वो पहले ही तपा हुआ था। सिबका की यह हरकत उसे मजीद गुस्सा दिला चुकी थी। कमरे के करीब पहुंचते बेसाता ही कदम रुके थे। ये शायद जिंदगी में पहली बार ही हुआ था कि वो सिबका शाह के कमरे में जाने लगा था। बंद दरवाजे के पार जो वजूद था वो कभी भी बिलाशा के लिए इतनी अहमियत हामिल नहीं था कि वो कभी खुद उसके तक आता। अगर वो लड़की बिलाशा की मर्जी से वाकफ ना होती या अपनी हर तदरमी मोहब्बत का बेबाकी से मुजाहरा ना करती तो शायद वो पैदा होकर भी मर जाती, तो बिलाशा उसके वजूद से कोई सरोकार न होता। मगर अब वो वजूद सिर्फ एक वजूद ना रहा था, वो बिलाशा के वजूद का एक हिस्सा बन चुका था। बिलाशा को खुद से जोड़ चुका था। बिलाशा की इज्जत, नाम, सब कुछ तो अपने नाम का इसका हकदार बन चुका था।
वो वजूद जो ज़रा भी अहमियत का हामिल नहीं था, ना चाहते हुए भी बहुत अहमियत का हामिल बन चुका था। अहमियत तो इस हद तक कि बिलाशा को अपने गुस्से और नफरत का इज़हार करने के लिए भी खुद उसके पास आना पड़ा था। सर झटते हुए दार से दरवाजा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था। नजरें खिड़की से बाहर जमाए, दीवार से सर टकराए खड़ी सिपकाशा की पूछ से टकराए तो बिलाशा को अपने वजूद में अजीब सी बेसुकूनी महसूस हुई। टाई की नॉट ढीली करते हुए कोट के बटन को खोलते हुए दोनों हाथ जेबों में रास्ते वो कुछ लम्हे से गहरी आंखों से सिपकाशा को घूरता रहा, मगर सिपका को होश वैसे ही खड़ा देखकर बिलाशा ने साथी से होंठ पीछे थे। ये मातल तो तुम्हें कल रात से शुरू करना था, क्या प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दी है? सिपकाशा की पूछ पर खड़े होते हुए दाएं हाथ दीवार पर टकाते हुए नजरें खिड़की से बाहर नजर आते हुए मंजर पर टकाए तंजिया लहजे में कहा तो सिपकाशा ने साथी से आंखें मीची थी। तुम्हें पता है बिलाल, लाइलाज मर्ज कौन सा है? सिपा के स्पॉट लहजे पर बिलाशा ने नासमझी से उसको देखा था, जो तुरंत साथ जवाब देना शायद भूल गए थे, जिस पर बिलाशा को हैरत हुई थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं बिजनेस मैन हूँ। मर्ज और मरीजों से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इन केस के मैं डॉक्टर होता भी तो तुम्हें जवाब देना जरूरी ना समझता, मगर तुम कल मेरे पास मरीज बनकर आना चाहती हो तो तुम्हारी बीमारी को देखते हुए मैं डॉक्टर बनकर अच्छे से इलाज भी कर सकता हूँ। बायां हाथ सिपका के कांधे पर रखते हुए कहा तो सिपका ने गहरी सांस भरते हुए सर नफी में हिलाया था। मुझे लगता है कि जल्दबाजी में फैसला करना मर्द की फितरत है। अगर उसे कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो बिना कुछ सोचे समझे मोहब्बत का गुमान करने लगता है, जबकि वो मोहब्बत तो होती भी। वो जो सिपका शाह को खामोशी सुन रहा था, आखिरी लफ्जों पर बुरी तरह से दिल मिलाया था। कब ये लड़की कोई मौका छोड़ती थी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का? हर बार हर बात में कहीं ना कहीं वो बिलाशा का माजिद सामने लगा खड़ा करती थी, जिसे वो न चाहते हुए भी बुलाने की कोशिश कर रहा था। तुम तुम सिपका शाह कैसे मेरे ही सामने मेरी मोहब्बत को गुमान कहने की जरूरत कर सकती हो? उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी आफत की पड़काला का दिमाग ठिकाने लगा दे। बिल्कुल वैसे ही बिलाशा जैसे तुम मुझे, यानी कि सिपका शाह को जलील और तकलीफ देने की जरूरत कर सकते हो। बिलाशा की सुर पड़ती हुई आंखों में बेहोफी से आंखें डाले हुए दो बदल जवाब देते हुए सीने पर दोनों बाजू तो बिलाशा ने सात नजर से सिपका शाह को घूरा था, जो अपना मातम खत्म किए हुए पल में लड़ाके का रूप में वापस आ चुकी थी। अगर मैं तुम्हें अब कुछ कह नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अब तुम्हारी इज्जत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं कि औरत हो या मेरे खानदान की इज्जत। एक एक लफ्ज छुपाकर कहते हुए दाएं हाथ से सिपका की थोड़ी थमते हुए चेहरा अपने चेहरे के करीब किया तो सिपका शाह ने बेसाता अपनी सांसों को रोका था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे नाम के साथ अब बिलाशा का नाम जुड़ा है। बिलाशा की बीवी हर डे के लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। खुद बिलाशा के लिए भी मोहब्बत का आसरा नहीं देता, लेकिन इज्जत का यकीन दिलाता हूँ सिपका बिलाशा। मगर इस बात का यकीन भी रखो कि अगर किसी दिन तुम्हारी कैंची की तरह चलती जुबान से तंग आकर तो इज्जत इज्जत में काट कर फ्रेम करवा कर कमरे में लगवा दूंगा। तो इज्जत इज्जत में जुबान काट कर फ्रेम करवा कर कमरे में लगवा दूंगा, जबकि क्योंकि बिलाशा की बीवी की जुबान होगी, इतना एहतराम तो बनता ही ना, कट भी जाए तो एहतराम दीवार की जिन्नत ही बने। वो जो बिलाशा के होंठों से अदा होते हुए एक एक लफ्ज को दिल में उतरता हुआ महसूस कर रही थी, आह में बुरी तरह से तिल मिलाए थे। मेरा दिमाग खराब है बिलाशा, जो तुमसे मोहब्बत कर बैठी। बिलाशा के सीने पर मुक्के बरसाते हुए दांत को चुकुचा कर कहा तो बिलाशा ने संजीदा नजर से सिपका शाह को देखा था। दिल ना जाने क्यों बेचैन हुआ था। एक लम्हे को सांस लेना मुश्किल हुआ था, मगर वो खुद को संभाल चुका था। तुम्हारी मोहब्बत दिमाग का मसला होगी सिपका शाह, मेरा दिल का मामला था, और दिल पर कब किसी का इख्तियार होता है। मेरा तजुर्बा कहता है कि लोग भी बहुत नाशुक्र होते हैं, पहले रब से दुआएं करते हैं कि ये चीज हमें मिल जाए। खास कर तुम्हारे जैसे हमें मोहब्बत मिल जाए, चाहे वो मोहब्बत करे ना करे उसका साथ काफी होगा, मगर जब साथ मिल जाता है तब तो उन लोगों की ख्वाहिशात की हदूद बढ़ने लग जाती है, फिर साथ ना काफी हो जाता है। फिर मोहब्बत भी चाहे होती वो परवाह भी। भला महबूब से मोहब्बत या परवाह का मुतालबा किया जाता है, वो महबूब भी क्या जो जालिम ना हो, जो वो बेपरवाह ना हो। तुम्हें मिल गया हूँ तो इस पर राजी हो जाओ ना, मेरा मिलना ही तुम दुआओं में मांगती रही हो ना। और मुझे देखो सिपका शाह, कुछ लोग बिलाशा जैसे भी होते हैं जिन्हें मिलना तो दूर, मिलने की दुआ करने का भी इख्तियार हासिल नहीं होता। अपने बाएं जानब से गुजरते हुए सिपका शाह की कलाई थामते हुए नजरें खिड़की से नजराते हुए समान पर टिकाए जहाँ इस वक्त डूबते सूरज की सुर्खी फैलती हुई थी। कोई कोई लहजे में कहते वो सिपका शाह का दिल बुरी से दरका गया था। बुरी शाद रंग आंखें पल में नम हुई थी। अब दुआ मांगो तो मुकम्मल मांगना, जो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दे सकता है वो क्या उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता? कलाई पर दबाव बढ़ाकर छोड़ते हुए चंद कदम पीछे हुआ था, गर्दन तिरछी करके सिपका शाह की नम आंखों में देते हुए खामोशी से पलटते हुए लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से निकलता चला गया था, जबकि सिपका शाह दीवार से पूछ टिकाए जमीन पर बैठे चली गई थी। वो बिलाशा के सामने चीखती चिल्लाती थी। वो चाहती थी कि अपने दिल से ये बात निकाल फेंके कि उसे कभी मोहब्बत हुई थी, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, मगर इस तरह भी ना कि मोहब्बत को खुद पर ही हराम कर ले। मगर इसने तो कभी नहीं चाहता कि बिलाशा कमजोर पड़े। वो चाहती थी कि वो सिपका शाह की मोहब्बत का इतराफ कर ले, मान ले कि वो जानता है कि इस दुनिया में एक लड़की है जो सिर्फ बिलाशा से मोहब्बत करती है, जिसकी सांसें सिर्फ बिलाशा के सीने में धड़कते दिल की तवज्जुह से चलती हैं। हाँ, सही तो कह कर गया था। उसने कब मांगी थी उसकी दुआ? उसे तो सिर्फ बिलाशा चाहिए था, अपनी मोहब्बत, अपना महबूब। यही चाहा था कि वो अपनी मोहब्बत भूल जाए। ये कब मांगा था कि वो भी मोहब्बत करे उसे?
مجھے اپنے شوہر کی محبت چاہیے اللہ، مجھے اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف اپنا عکس چاہیے، مجھے بلا شاہ کا محبت و عزت بڑا ہوا ساتھ چاہیے۔ آنسو موتیوں کی مانند آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ سرگوشی نما آواز میں تکلیف کی کرچیاں لیے دعا کرتے ہوئے سر پیچھے دیوار سے ٹکایا تھا، اور وہ جو نہ جانے کیا کیا طے کر کے آیا تھا، پتہ نہیں وہ سب کیسے کیا چکا تھا، اس سب کا تو کبھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج بلا شاہ کو اپنا دل خود سے بغاوت کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا نا، چاہے وہ پھر بلا شاہ کی کہیں کیوں نہ ہو۔ تیز رفتار سے گاڑی کو چلاتے ہوئے وہ اپنے الفاظوں کو یاد کرتے ہوئے بری طرح سے تل ملا رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ برساتے ہوئے بلا شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سبکت شاہ کی زبان سے پہلے اپنی زبان کاٹ پھینکے، جو اس آفت کی پڑکالا کے آگے پتہ نہیں کون کون سی گل فشانیاں کر کے آئی تھی، جنہیں سبکت شاہ مٹر دم تک نہیں بھولے گی۔ اگر ان کی شادی شدہ زندگی ہنسی خوشی بسر ہو بھی گئی، جو کہ سبکت شاہ کی فراٹی بڑھتی زبان کے ساتھ تو ناممکن ہی تھا، مگر پھر بھی تو بلا شاہ کو یقین تھا کہ ہر لڑائی میں وہ انہی باتوں کا حوالہ پیش کر کے بلا شاہ کا منہ بند کرنے کی کوشش کیا کرے گی۔ ابھی تو شاید وہ صدمے میں ان باتوں پر عمل کرتی بلا شاہ کی ایک دو دن عزت بھی کالے، مگر اس صدمے سے نکلتے ہی وہ جانتا تھا کہ سبکت شاہ کیسی اسے عزت کی دہی کرے گی۔ اس دہی میں بلا شاہ کی عزت کی چٹنی بنا کر، رائتا بنا کر ساری زندگی اسے ہی پیش کرے گی۔ بلا شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کے بال ہی نوچ ڈالے۔ یار چھوٹے خان، آپ مان بھی جاؤ، درگاہ مان نے منہ پھیلائے بیٹھے ہوئے ارغمان خان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ارغمان خان نے چکوا نظروں سے درگاہ خان کو دیکھا تھا۔ ایک دن لالا، ایک دن بھی مجھے دلہو والی فیلنگ نہیں آئی۔ داجی نے ایک دن بھی اس بات کا احساس نہیں کیا کہ میں ان کا چھوٹا لاڈلا پوتا ہوں جس کی کچھ دنوں میں شادی ہے۔ اب اسے کام نہیں کرنا چاہیے، کام نہ کرنے دینا تو دور۔ داجی نے تو جیسے سارے کام میرے ہی لیے رکھ چھوڑے تھے، حویلی سے لے کر ڈیرے تک، زمینوں کے مسئلے سے لے کر پنچایت تک، زمینوں ملازمی کی تنخواہوں کے حساب سے لے کر شادی میں ہونے والے حسابات کے سارے کام داجی نے میرے کھاتے میں رکھ دیے تھے۔ تو ارغمان خان کیا کرے؟ کسائی، دھوبی، کسان، ڈرائیور، نیز یہ کہ کام کرنے والے کی فیلنگ آ رہی ہے، اگر نہیں آ رہی تو دولہے کی فیلنگ نہیں آ رہی۔ ہاتھ میں تھامے رجسٹر کو میرے پر لٹکتے ہوئے جلے دل کے ساتھ کہا تو درگاہ خان نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ یار چھوٹے ہاں، یہ کام کرنے والی فیلنگ نہیں، ایک شوہر بننے کی پریکٹس کروائی ہے داجی نے۔ اتنے دنوں میں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی تم داجی کو کسی بات پر انکار کر سکے ہو، یہ کہہ کر کہ تم ہونے والے دولہے ہو۔ ارغمان خان کے قریب صوفے پر بیٹھ کر بایاں بازو ارغمان خان کے کاندھے پر گرد لپیٹتے ہوئے نرم لہجے میں استفسار کیا تو ارغمان نے گردن ترچھی کرتے ہوئے حضر ہنی آنکھوں میں معصومیت لیے سر انکار میں ہلایا تھا۔ ہاں تو بس، یہ تو ایک شوہر بننے کی پریکٹس ہے، شادی کے بعد تم لاکھ چاہ کر بھی اپنی بیوی کو انکار نہیں کر سکو گے۔ یہ کہہ کر تو بالکل بھی نہیں کہ تم اس کے شوہر ہو، کیونکہ جب تم یہ کہو گے کہ تم شوہر ہو تو وہ تمہیں بیوی بن کر بتائے گی، اور جب بیوی بیوی بن کر دکھاتی ہے تو ہم جیسے شوہر اکثر کمروں سے کیا حویلی سے بھی باہر جا پاتے ہیں۔ سمجھانے والے انداز میں کہتے ہوئے چھوٹے خان کی کمر تھپا کر میز پر پڑا ہوا رجسٹر اپنی طرف کھسکسایا۔ تو مطلب لالا، آپ کو اتنے دن سے عقیدت لالی نے حویلی سے نکالا ہوا تھا؟ پرسوچ نظر سے درگاہ خان کے رجسٹر پر چوتھے ہاتھ پر ٹکائے سرگوشی نما لہجے میں اس سے کہا، کوئی اور اس راز کو سن نہ لے کہ اس کا لالا اپنی بیوی کے ہاتھوں گھر سے نکالا گیا تھا، جبکہ ارغمان خان کے باپ پر درگاہ خان کا دماغ بک سے اڑا تھا۔ اسے کیا سمجھا رہا تھا وہ چھوٹا خان؟ کیا سمجھ رہا تھا؟ پہلے تو نہیں، لیکن اگر اب یہ بات درگاہ خان کی بیوی سن لیتی تو یقیناً وہ حویلی کیا گاؤں سے بھی باہر نکال کیا جاتا، لیکن یہاں بیوی نہیں تھی۔ اس کو سنبھالتے درگاہ خان نے چور نگاہیں ارد گرد دوڑائی۔ اب لاڈلے بھائی کی ناراضگی پوری طرح ختم کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ کیسے جانے دیتا، اس لیے گلا کھنکارتے ہوئے پیچھے کو ہوا تھا۔ نیلی گہری آنکھوں سے ارغمان خان کے سرخ سفید چہرے کو دیکھا تھا۔ دیکھو، یہ بات صرف ہم دونوں میں رہے گی، انگلی اٹھائے ہوئے رازدانہ انداز میں لہجے میں کہا تو ارغمان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا، جسے دیکھتے ہوئے درگاہ خان نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے رجسٹر پر سر جھکایا تھا۔ حساب لکھتے ہوئے درگاہ خان نے خاموش محسوس کرتے ہوئے گردن ترچھی کرتے ہوئے ارغمان خان کو دیکھا جو کلیم پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے میرا چھوٹا خان؟ لالا، یار وہ اتنی پیاری ہے نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ جیسے ہی میری ہو میں اسے چھپا کر رکھ لو۔ چھپا کر بعد میں رکھنا، پہلے اپنے جذبات پر قابو رکھ چھوٹے خان۔ وہ جو اپنی دھن میں بتا رہا تھا، اپنی پوچھ سے آئسان کی آواز سنتا ہوا حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت لیے جھٹکے سے اٹھ پلٹا تھا۔ آج تو لگتا ہے میرے دونوں لالوں کو مجھ معصوم پر ترس آ گیا ہے، آئسان کے گلے لگتے ہوئے شکوہ کن لہجے میں کہا تو آئسان نے مسکراتے ہوئے زور سے چھوٹے خان کو بیچا تھا۔ ترس نہیں، بس چھوٹے خان سے دور نہیں رہا جاتا، تمہاری یاد کھینچ لائی ہے ہمیں۔ درگاہ خان کے گلے لگتے ہوئے چھوٹے خان کو جواب دیا تو ارغمان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ویسے لالا، برا مت مانیے گا، ایک بات کہوں؟ پرسوچ نظر میں آئسان پر ٹکاتے ہوئے کہا تو آئسان نے الجھ کر ارغمان خان کو دیکھا جو اس وقت بالکل سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دور نہیں رہا جاتا یا پھر یاد کھینچ لاتی ہے؟ یہ بات آپ بھابھی سے کریں، یا یہ محبت بڑا جملہ میری بیوی کے منہ سے میرے لیے زیادہ اچھا لگنا تھا۔ ارغمان خان کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا آئسان درگاہ خان کے کہنے پر بری طرح سے ہجل ہوا تھا۔ ویسے کہہ تو چھوٹے خان ٹھیک ہی رہا تھا، تم اپنے دل کی بات چھوٹے خان کا نام لے کر تو نہ بتایا یار، اگر تم ویسے بھی بتا دو گے تو کون سا ہم کچھ کہنے والے ہیں۔
जरगाम खान के शो लहजे पर आयशा ने घूर कर दोनों को देखा था। हाँ ना लाला, जैसे अभी आपके आने से पहले जरगाम खान ने मुझे हवेली से बाहर रहने की वजह बताई, वैसे ही आप मुझे भी अपने आने की वजह बता सकते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरमान खान ने चेहरा मासूमियत लिए हुए हैजल हनी आंखों को पटपटाते हुए कहा तो आयशा ने घूर कर उसको देखा था, जबकि जरगाम खान ने गड़बड़ा कर चेहरे का रुख बदला था। तुम बातें बाद में खा लेना, खाना तैयार हो गया है, आओ पहले खा ले। उसने पहले जरगाम खान को और कोई और बात करता उससे पहले कि अरमान खान कोई और बात करता जरगाम खान के संजीदा लहजे पर सर असबाब में हिलाया था।